प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी छठी बार G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान कई देशों के प्रमुखों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, लेकिन जब कनाडा पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया कनाडा में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कनाडा में ये जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करता हुआ प्रधानमंत्री से नजर आ रहा है। कनाडा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और जैसे ही विमान से बाहर निकले, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। और जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचा, उस डेलीगेशन के साथ कर रहे हैं मुलाकात। हाथ जोड़कर सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका हैंडशेक करते हुए प्रधानमंत्री। और यहाँ की जो पारंपरिक परंपराएं हैं, जिसके मुताबिक स्वागत यहां पर अतिथियों का किया जाता है, उसका नजारा भी यहां पर देखने को मिला। और आप देख रहे हैं जो डेलीगेशन है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए, कुछ जो यहां पर अधिकारी हैं वो साड़ी में भी नजर आ रही हैं। ऐसे में जो इंडियन कल्चर है उसकी भी एक झलक देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कनाडा के दौरे पर हैं, पहुंच चुके हैं G7 में शामिल होने के लिए कनाडा। और कैसे हुआ है उनका स्वागत, वो तस्वीरें आपके सामने। कनाडा का दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दशक बाद, यानी कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री कनाडा जा रही हैं। इसके पहले ट्रूडो क्योंकि प्रधानमंत्री थे, ऐसे में जो रिश्ते थे उनमें कुछ तनाव भी आया। लेकिन अब मार्क कार्नी, जो कि प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं कनाडा में, उनके न्योता देने के बाद प्रधानमंत्री G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं कनाडा। और ये उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि जो कनाडा भारत के रिश्ते हैं वो और मधुर होंगे, उसमें मजबूती आएगी। G7 समिट के दौरान राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे, देशों के प्रमुख होंगे, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये G7 समिट में शामिल होना प्रधानमंत्री के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अहम मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो ये 3 विदेशों की यात्रा है, सबसे पहले गए साइप्रस, अब कनाडा, इसके बाद क्रोएशिया भी जाएंगे। 5 दिनों की ये विदेश यात्रा है और ये विदेश यात्रा पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है। साइप्रस में भी जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री तो गर्मजोशी के साथ यहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया था। भारतीय परंपरा का एक अनूठा जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, एक अनूठा नजारा देखने को मिला था। और कुछ वैसी तस्वीरें कनाडा से भी सामने आ रही हैं। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत यहां पर किया गया गर्मजोशी के साथ। G7 समिट में शामिल होंगे, डिनर में हिस्सा लेंगे और साथ ही कई राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ उनकी वार्ता होनी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे बातचीत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि समिट के इतर पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। पिछले एक दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला कनाडा दौरा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के न्योते पर वे अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से कनाडा पहुंचे हैं, जहां वो G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी भागीदारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं से अहम बातचीत करेंगे। अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ भी वार्ता करेंगे, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और क्वांटम संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर बात होगी। पीएम शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिसमें पीएम मोदी दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी बातचीत होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी ट्रंप से मिलेंगे। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला विदेश दौरा है। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है और इंजन में खराबी के चलते कोलकाता में फ्लाइट की लैंडिंग करा दी गई है। कोलकाता में विमान से लोगों को बाहर उतारा गया। सैन फ्रांसिस्को से ये विमान मुंबई आ रहा था, लेकिन बीच रूट में ही ये जो तकनीकी खराबी है वो आई और कोलकाता में विमान की जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो कराई गई।
बताया जा रहा है कि इंजन में कोई तकनीकी खराबी आई और इसके चलते कोलकाता में इस विमान की लैंडिंग हुई है। कोलकाता में विमान से लोगों को बाहर उतारा गया है। जांच पड़ताल चल रही है और जैसे ही जो मरम्मत है उसका काम हो जाएगा उसके बाद ये विमान वापस उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि सैन फ्रांसिस्को से ये विमान मुंबई आ रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता व्रतदीप भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। व्रतदीप, क्या जानकारी है, क्या खराबी आई जिसके चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है एयर इंडिया के विमान की? देखिए, ये एयर इंडिया की विमान कल सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता आई और आज सुबह तकरीबन 2 बजे ये कोलकाता से मुंबई जाने वाली थी। लेकिन 5:20 पर पायलट ने अनाउंस किया कि सभी यात्रियों को उतर जाना होगा प्लेन से, क्योंकि प्लेन में एक तकनीकी खराबी आई। अभी तक जो जा चुका है कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में कोई खराबी आई थी। रात को 12:45 को ये प्लेन कोलकाता पर उतरी। उसके बाद ही जो इंजीनियरिंग की टीम थी उसने इसका मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये प्लेन ठीक नहीं हुआ और जिन पैसेंजर्स को मुंबई जाना होगा वो अभी तक कोलकाता में ही फंसे हुए हैं। एयर इंडिया की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जो बताया गया है कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ से कि इस प्लेन में लेफ्ट इंजन में एक तकनीकी खराबी आई, इसलिए टेक ऑफ के पहले ही ये टेक ऑफ अबॉर्ट किया गया। लेकिन हर रोज ही एयर इंडिया के किसी न किसी प्लेन में ऐसी तकनीकी खराबी आ रही है और इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि एयर इंडिया की हर प्लेन में की कोई ना कोई खराबी है और इसी खराबी के लिए कि AI-171 इसका क्रैश हो गया। लेकिन आज जिस प्लेन में तकनीकी खराबी दिखाई गई ये सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता आई थी। एक लंबा रूट है और बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक और एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आई, हालांकि अभी ये कोलकाता में ही मौजूद है और जब तक संतुष्टि नहीं हो जाती कि विमान पूरी तरह से ठीक है तब तक ये उड़ान नहीं भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विदेश में भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराया है। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पर सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाजा गया। इस सम्मान का नाम साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्च बिशप मकारियोस III के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सम्मान को भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। पीएम मोदी को 2014 से अब तक 23 देशों से सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। मैं भव्य स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इससे पहले पीएम मोदी ने वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। साइप्रस ने आतंकवाद के खिलाफ खुलकर भारत का साथ देने का ऐलान भी किया। इसके बाद पीएम मोदी के सम्मान की एक और तस्वीर सामने आई। पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ निकोसिया के ऐतिहासिक केंद्र पहुंचे और इस दौरान निकोसिया परिषद की सदस्य माइकेला काइथ्रेओटी महाल्पा ने पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते 24 घंटे में एयर इंडिया विमानों में खराबी की 2 और घटनाएं सामने आई। तकनीकी खराबी की वजह से मुंबई अहमदाबाद फ्लाइट रद्द करनी पड़ी, तो दिल्ली से रांची के लिए उड़ान में करीब 250 किलोमीटर की यात्रा के बाद विमान वापस दिल्ली लौट आया। मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होने के लिए यात्री घंटों परेशान रहे। मुंबई एयरपोर्ट पर ये पैसेंजर घंटों इंतजार करते रहे। एयर इंडिया की तरफ से इनको सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। कभी ऑपरेशनल वजह बताई जाती, कभी मौसम की खराबी वजह बताई जाती, लेकिन यात्रियों की परेशानी दूर करने की कोशिश नहीं की गई। अहमदाबाद की फ्लाइट शाम 6:35 पर टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन बाद में बताया गया कि फ्लाइट में देरी होगी। एयरपोर्ट पर यात्री रात 8:30 बजे तक खड़े रहे और एयर इंडिया की तरफ से अलग अलग बहाने दिए जा रहे थे और आखिरकार फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। एयर इंडिया के एक और विमान ने शाम 4:25 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। तय समय के मुताबिक फ्लाइट शाम 6:20 पर रांची पहुंचने वाली थी, लेकिन करीब 250 किलोमीटर की हवाई यात्रा के बाद फ्लाइट वापस दिल्ली के लिए मुड़ गई। ये खबर सुनकर फ्लाइट में बैठे यात्री परेशान हो गए। बताया गया कि तकनीकी कारणों के चलते विमान को दिल्ली डायवर्ट किया गया है। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान की कोशिशें लगातार जारी हैं और अब तक 270 में से 131 शवों के DNA के मिलान हो चुके हैं।
83 लोगों के शव उनके परिजनों को भी सौंप दिए गए। शवों की पहचान में देरी को लेकर अस्पताल के बाहर परिजनों का सब्र टूट रहा है। डीएनए मिलान से 131 मृतकों की पहचान हो चुकी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 83 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आज 2 ब्रिटिश यात्रियों के परिवार के लोग डीएनए सैंपल देने आएंगे। सभी मृतकों के डीएनए मिलान की प्रक्रिया आज शाम या बुधवार सुबह तक पूरी हो जाएगी। उधर क्रैश साइट पर एजेंसियों की जांच जारी है। ब्रिटेन और अमेरिका की जांच टीम के एक्सपर्ट, बोइंग के कर्मचारी, AAIB की टीम क्रैश साइट पर पहुंची। जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुधारों की सिफारिश की जाएगी और एक स्पष्ट SOP बनाई जाएगी। विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे रमेश विश्वास कुमार का नया वीडियो सामने आया है, जो आग की लपटों और काले धुएं के बीच एक ओर से सुरक्षित बाहर निकलते हुए नजर आए। वीडियो में दिखा कि प्लेन गिर चुका था, आग लग चुकी थी, सड़क पर खड़े लोग चीख रहे थे। आग, धुएं और चीख पुकार के बीच सफेद टी-शर्ट पहने रमेश हाथ में मोबाइल लिए बाहर की ओर जाते दिखे। अहमदाबाद में हुए जिस विमान हादसे ने 270 लोगों की जान ले ली, उसकी जांच आखिर कहां तक पहुंची है? हादसे की वजह क्या थी? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर इंसानी भूल से यह हादसा हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन इससे पहले अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी कई थ्योरी सामने आ चुकी है। हादसे के लिए अलग अलग वजहों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जैसे 787 ड्रीम लाइनर प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया कि यह हादसा लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराने की वजह से हुआ। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप को उठा दिया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि पक्षी या पक्षियों के झुंड से टकराने से ये हादसा हुआ, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने हादसे की वजह मानवीय भूल को बताया। वहीं एयर इंडिया से जुड़ी रही एक पूर्व कर्मचारी ने बड़ा खुलासा किया है। ये टाटा बोर्ड को सोचना चाहिए था ये हादसा होने के पहले, क्योंकि जो हमारे CEO है उनको अगर उनको कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता तो शायद आज हम कहीं से छोटे कॉर्नर्स कट नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो उनका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो एक छोटा स्कूट एयरलाइंस चलाने का एक्सपीरियंस है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। DGCA की अगुवाई में हादसे की तफ्तीश हो रही है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मेनिया के रास्ते भारतीय छात्रों को ईरान से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। श्रीनगर के इन लोगों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये लोग हताश और परेशान हैं। इनमें से किसी का बेटा तो किसी की बेटी, किसी की बहन या भाई ईरान में फंसे हैं। ज्यादातर बच्चे तेहरान में पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ इजरायली हमले से छात्रों पर भी खतरा बढ़ गया है। लिहाजा परेशान अभिभावक अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर जो कल अटैक हुआ, एरियल स्ट्राइक हुई है, उससे बच्चे इतने ट्रॉमाटाइज्ड है, दे आर नाउ रिक्वेस्टिंग अस कि हमारी इवैक्यूएशन या हमारी सेफ लोकेशन का कहीं पर आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। ईरान में करीब 1300 भारतीय छात्रों के अलावा कई श्रद्धालु और कारोबारी भी फंसे हुए हैं और सभी जल्द घर वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं। अनोनिमस अटैक्स हो रहे हैं, काफ़ी अनसर्टिनिटी है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर पे एंड दे वांट अस टू बी इवैक्यूएटेड एज सून एज पॉसिबल एंड वी वांट दैट टू। ईरान में फंसे छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री से बात की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है। और अब खबर आपको बता देते हैं, बेटे की चाह में कैसे सलाखों के पीछे पहुंचे पति पत्नी। आरोपी शख्स ने आगरा से 4 साल के एक मासूम को अगवा किया था, जिसे जीआरपी और आरपीएफ की टीम्स ने ग्वालियर से धर दबोचा और बच्चे के सकुशल बरामदगी की तस्वीरें सामने आई। 14 जून को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से एक बच्चा गायब हो गया था। घर वालों ने काफी तलाशा लेकिन नहीं मिला। जीआरपी आगरा कैंट एक्टिव हुई और आरपीएफ के साथ मिलकर बच्चे को खोजने में जुट गई। लोगों से पूछताछ शुरू की और सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि हरी शर्ट वाला एक शख्स बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा है और ग्वालियर जाने वाली ट्रेन में बैठते हुए नजर आया। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने बिना देरी किए ग्वालियर का रुख किया। 14 टीमों का गठन किया,
सभी टीमों को रवाना किया है, जितने भी ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं, और इसमें ये पाया गया कि ये ग्वालियर में ही ये व्यक्ति इस बच्चे को लेकर के उतरा है। ग्वालियर जनपद के भी सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर लोगों से पूछताछ की तो युवक की लोकेशन भी मिल गई, जिसके बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। आरोपी युवक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें 3 बेटियां हैं और बेटे की चाह में ये वारदात की। बच्चे को कोई पहचान न सके, इसके लिए बाल कटवा दिए थे, वेशभूषा भी बदल दी थी। जो बच्चा है उसको हमने बरामद किया है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इसमें जो हमारी टीम है उसने बहुत मेहनत करके 200 के ऊपर सीसीटीवी कैमरास खंगाले, जिस कारण से हमने इस बच्चे को 48 घंटे से कम समय में सकुशल बरामद किया। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन कुछ लोग इस जहान में जरा सी मौज मस्ती के लिए जान को ही दांव पर लगा देते हैं। हिमाचल के सोलन से खबर सामने आई है। सोलन में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कुछ पर्यटकों ने तमाम हिदायतों और नियमों को ताक पर रख दिया, लापरवाही की सारी हदें पार कर दी और नतीजा ये हुआ कि उनकी कार यहां नदी में ही फंस गई। ये वीडियो उसी कार को नदी से निकालने का है जिससे स्टंट के शौकीन कुछ पर्यटकों ने नदी पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी की तेज धारा के आगे उनकी सारी हवाबाजी निकल गई। ऑफ रोडिंग के शौकीन कार सवार की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि वो वक्त रहते कूदकर कार से बाहर निकल आया, उसकी जान बच गई, लेकिन कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मंगाई गई। बताया जा रहा है कि पहले पानी कम था, जिसे देखकर टूरिस्ट ने अपनी नई बिना नंबर वाली कार को खड्डे में उतार दिया। अचानक पानी का बहाव तेज होने लगा क्योंकि शिमला में जोरदार बारिश हो रही थी और पानी के तेज बहाव में कार फंस गई। पानी में गाड़ी अटकने की तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर से भी सामने आई। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाले के तेज बहाव में फंस गए थे। गाड़ी नाले के किनारे फंस गई और पर्यटक सामने की तरफ मदद की गुहार लगाने लगे। ये लोग ढिकाला जोन से लौट रहे थे। अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और ये फंस गए। बहाव कम होने पर दोनों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बात कर लेते हैं सिक्किम की। यहाँ पर भी भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। रोहतक नदी में एक युवक डूबने से बाल बाल बच गया। प्रशासन ने हादसों को देखते हुए लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक युवक पानी की तेज धार में बह रहा है, दूसरा युवक रस्सियों के सहारे उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बारिश के पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि युवक रस्सियों तक पहुंच नहीं पा रहा। जब स्थानीय लोगों ने युवक को डूबते देखा तो उसे बचाने के लिए नदी में उतर गए। एक युवक बार बार उसका हाथ पकड़कर किनारे की तरफ खींच रहा है। अचानक वो भी बैलेंस बिगड़ने से फिसल गया। पश्चिमी सिक्किम के रोहतक नदी में काफी देर तक युवक को बचाने का सिलसिला चलता रहा। बाद में किसी तरह से उसको रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे के बाद लोगों को मानसून के दौरान पहाड़ी नदियों में जाने से बचने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं। मुंबई के अंधेरी में एक निर्माणाधीन इमारत ढह जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से तुर्भे रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। मुंबई के कई इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव हो गया। मुंबई के लो लाइन इलाकों में जल भराव हो गया। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे स्टेशन के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भी पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से मुंबई में अंधेरी सबवे में पानी भर गया। सबवे में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाने के कारण उसे यातायात के लिए बंद करना पड़ा। बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी ईस्ट में निर्माणाधीन इमारत के धंसने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। मुंबई के पवई इलाके में जोरदार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई। मुंबई के LBS रोड पर भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे, जहां सड़क पानी से लबालब दिखी। नवी मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन ठप हो गया। वाशी इलाके में लगातार हुई भारी बारिश की वजह से एक परिसर की दीवार ढह गई, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं। राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बात गुजरात की। यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन बेहाल है। आज भी पूरे गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है।
गुजरात में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। भावनगर के कई हिस्सों में तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। भावनगर के महुआ तालुका में जबरदस्त आसमानी कहर दिखा। वहां कुछ घंटों की बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी पर बना एक पुल तिनके की तरह बह गया। पुल बह जाने के बाद हालात और खराब हो गए। जो जहां था वो वहां फंसा रह गया। नदी पार करना मुश्किल हो गया। इसी हालात में एक स्कूल के बच्चे भी फंस गए। तलगा जरदा सर्वोदय स्कूल के करीब 40 बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी वो फंस गए। फंसे हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। अहमदाबाद के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। गुजरात के अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ आ गई और लोगों को जलभराव और नदियों के उफान का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं जलभराव देखने को मिल रहा है तो कहीं बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से एक बड़ी दीवार गिर गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि तेज बारिश हो रही है, तभी घर के सामने के कंपाउंड की बड़ी दीवार तेजी से भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरते ही तेज आवाज हुई। बारिश का पानी भी तेज रफ्तार से अंदर आया। जिस समय दीवार गिरी उस समय बाहर लगा खंभा भी गिर गया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। दीवार इतनी तेजी से गिरी कि बाहर लगे मेन गेट के 2 टुकड़े हो गए। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था। बारिश की विनाश लीला 7 समंदर पार भी देखने को मिल रही है। मैक्सिको की बात करें तो यहाँ के कैरेटारो में बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें कई गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। रशिया के सोची में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। 1, 2 और 3 पानी की तेज धार में बह गई कार। तबाही के सैलाब की ये तस्वीरें मैक्सिको के कैरेटारो से आई हैं, जहां मूसलाधार बारिश से हर तरफ आफत आई हुई है और उसी आफत का शिकार ये कार हुई, जो पलक झपकते ही तिनके की तरह बह गई। गनीमत रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था और थोड़ी ही दूर जाकर कार एक पेड़ से टकरा कर रुक गई, वरना ना जाने क्या हाल होता। ये मंजर किसी नदी या नाले का नहीं बल्कि एक सड़क का है, जिसे सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया है। मैक्सिको की तरह ही बाढ़ बारिश से रूस के कई इलाके हलकान हैं। तस्वीरें रूस के सोची की हैं, जहां जगह जगह उफनता पानी और उसमें फंसी गाड़ियां नजर आ रही हैं। नदी नाले पूरे उफान पर हैं। सड़कों से लेकर सोसाइटी तक पानी पानी हो रखे हैं। मूसलाधार बारिश हुई और ऐसा लगा कि पानी सब कुछ डुबो देगा, लेकिन गनीमत रही कि बारिश रुक गई, लेकिन लोगों की परेशानी जारी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि आरोपी सद्दाम निहाल को बाइक पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। ये वही सद्दाम है जिसका गुलफ्शा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि गुलफ्शा ने निहाल से फोन पर बातचीत में बताया था कि सद्दाम उसका चचेरा भाई है। इसके बाद सद्दाम ने निहाल को फोन किया और कपड़े का नाप दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। 15 जून को निहाल और गुलफ्शा का निकाह होना था, लेकिन उससे पहले 14 जून को ही 22 साल के निहाल का शव सड़क के किनारे बरामद हुआ। निहाल और गुलफ्शा का रिश्ता बीते 6 महीने पहले तय हो गया था। दोनों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन आरोप है कि इसी बीच गुलफ्शा ने निहाल की कत्ल की साजिश रच डाली। पुलिस ने जिस सद्दाम को गिरफ्तार किया है वो गुलफ्शा का पड़ोसी है और दोनों के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। यूपी के रायबरेली में पति ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गला घोट दिया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। घर से भागकर गोंडा की रहने वाली तनु ने रायबरेली में रहने वाले राहुल के साथ शादी की थी। साल भर पहले ही इंस्टाग्राम पर तनु की राहुल से दोस्ती हुई थी। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और लंबी बातचीत के बाद तनु ने राहुल से शादी का फैसला कर लिया, लेकिन इसका अंजाम खौफनाक हुआ। शादी के 6 महीने के बाद ही राहुल ने तनु की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी और 12 जून को दोस्त के साथ मिलकर तनु की हत्या कर दी। इसके बाद राहुल तनु को लेकर अस्पताल पहुंच गया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जब डॉक्टर ने तनु के गले पर निशान देखा तो पुलिस को सूचना दे दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस ने राहुल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। बीच सड़क रील बनाने का जुनून आपको मुसीबत में डाल सकता है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक प्रेमी जोड़ा चलती हुई बाइक पर रोमांस करता हुआ नजर आया।
एक्सप्रेसवे पर युवक बिना हेलमेट बाइक चला रहा है और लड़की उसे गले लगाकर बैठी है। दोनों ने न केवल अश्लीलता की हदें पार की बल्कि सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाई। पीछे से आ रही कार में बैठे कुछ लोगों ने दोनों का वीडियो बना लिया। अब सोशल मीडिया पर यह जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने भी चालान करने में देरी नहीं लगाई और पूरे 53,500 रुपए का भारी भरकम चालान ठोक दिया। अगर हादसा हो जाता तो दोनों की जान जा सकती थी। पुलिस अब आरोपी बाइक सवार की तलाश कर रही है ताकि जल्दी से गिरफ्तारी हो सके।